यदि हम आपसे पूछें, आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप अगले ही दिन अपने आप को किसी आइलैंड पर पाओ, जिस आइलैंड के बारे में आज तक किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि वह आइलैंड समुद्र के किस कोने में है। ऐसी स्थिति में आप उस आइलैंड पर कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगे? 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने या फिर 1 साल? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी को देखने वाले हैं, जहां एक इंसान किसी अनजान टापू पर कई सालों तक फंसा रहा। वहां ना ही खाने का कुछ था, ना पीने का। आपको पता होगा कि समुद्र के पानी को बिना फिल्टर किए बगैर पी नहीं सकते। क्या वह शख्स उस अनजान टापू पर जीवित रह सकता है या फिर नहीं? इस स्टोरी के हर कैरेक्टर को हम एक नए नाम से बुलाएंगे। यह कहानी है फेडेक्स कंपनी के एम्प्लॉय चेतन की। दरअसल यह कंपनी कोरियर कंपनी है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। चेतन अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस था। इसी के साथ चेतन कविता नाम की लड़की से भी प्यार करता था। कविता भी चेतन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन चेतन अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, देश विदेश घूमते रहते थे। इसी वजह से अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। क्रिसमस का भी समय आने वाला था। इसी बीच चेतन को मलेशिया जाना है, क्योंकि फेडेक्स कंपनी का कोई जरूरी काम था। चेतन कविता से वादा करते हैं, मैं न्यू ईयर से पहले वापस आ जाऊंगा। कविता मान जाती है। चेतन जाने से पहले कविता को क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं। कविता भी चेतन को देती है गिफ्ट, जिसमें एक घड़ी थी और घड़ी के अंदर कविता की तस्वीर लगी हुई थी। अब घड़ी लेकर चेतन मलेशिया के लिए निकल चुका था, और जब उसका जहाज पैसिफिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा था, तभी बहुत जोर से तूफान आता है वहाँ, और इसी तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उस जहाज में 4 लोग थे और जहाज के बाकी हिस्सों में सामान रखा गया था। एक्सीडेंट में 4 में से 3 लोग मारे जाते हैं और आखिर में बचते हैं सिर्फ चेतन। चेतन जहाज में रखे हुए सेफ्टी के लिए एयरबोर्ड पर बैठ जाते हैं। चेतन की जान तो बच गई थी, लेकिन समुद्र का तूफान उन्हें बहाकर कहीं दूर ले जाता है। और सुबह जब उनकी आंखें खुलती तो वह एक टापू पर था। चारों तरफ देखता है तो मालूम पड़ता है कि टापू पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वहाँ नारियल के पेड़ थे, पहाड़ थे, जंगल थी और झाड़ियाँ, लेकिन उन्हें इंसान कोई नहीं दिखता। इसलिए जोर जोर से आवाज भी लगाते, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मदद के लिए चेतन रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखते हैं, ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे और उनकी मदद कर सके। अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए चेतन सो जाता है। सुबह उठकर देखता तो लिखा हुआ अक्षर जो हेल्प था आधा मिट चुका था पानी के बहाव से। इसलिए चेतन एक बार फिर लकड़ियों की मदद से बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ढूंढने के लिए लोग जरूर आएंगे। इसी के साथ फेडेक्स कंपनी का बहुत सारा सामान पानी में बहकर किनारे आ रहा था, लेकिन उसमें खाने पीने का सामान नहीं था। इसी बीच उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई पड़ी, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी पेड़ से नारियल गिरता है। इसका मतलब नारियल के गिरने की आवाज थी। अब चेतन को पानी पीने की जरूरत है, लेकिन समुद्र का पानी चेतन को पता था कि नहीं पी सकते। पानी के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, वह था नारियल का पानी। चेतन बहुत सारे नारियल को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन नारियल को तोड़ना फोड़ना इतना आसान नहीं था, और उसमें से पानी निकालना, इसमें चेतन को बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन चेतन की मेहनत रंग लाती। चेतन एक नारियल में छेद करके उसका पानी पीना सीख चुके थे। अब चेतन के पास पीने के लिए नारियल का पानी था। ऐसे ही अब 2-3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उनके पैरों में जूते नहीं थे। खाने की तलाश में जब पानी में चलता तो पानी के अंदर जो पत्थर थे चेतन को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे, जिससे पैर से खून भी निकलने लगता है। इस तकलीफ से बचने के लिए चेतन अपने पैंट को आधा फाड़कर पैर में चप्पल की तरह बांध लेते हैं। इसी बीच चेतन को सामने एक बहुत ही ऊंची चोटी दिखाई पड़ती है। चेतन उस चोटी पर जाकर पूरे इलाकों को देखना चाहते हैं कि आखिर वे इस वक्त है कहाँ। चेतन जब चोटी पर पहुँचता तो उसे कोई दूर समुद्र में दिखाई पड़ता है। चेतन जल्दी जल्दी भागकर पहुँचता है वहाँ, तो देखते हैं कि वहाँ पर उन्हीं का एक पायलट की डेड बॉडी थी। यह देखकर चेतन को बहुत ज्यादा दुख होता है। चेतन उस बॉडी को ले जाकर दफन कर देते हैं जमीन में, पर उससे पहले उसके जूते और एक टार्च को ले लेते हैं, जो शायद उनके काम आ सकता था। ये 2 चीजें काम की थी। अब चेतन को उस टापू पर रहते हुए काफी दिन हो चुके थे। वह अकेला है इस टापू पर, लेकिन धीरे धीरे वह टापू पर रहना सीख चुका था। वह सीख चुका था कि पत्तों पर जो रात के वक्त ओस पड़ती है, उसके पानी को कैसे नारियल में इकट्ठा करके उसे पीने के लिए रख लिया जाए। धीरे धीरे चेतन मछली भी पकड़ना सीख रहा था, बिल्कुल आदिवासियों की तरह। आदिवासियों की तरह लकड़ी को छीलकर पतला बनाकर उसकी मदद से मछली मार रहा था, लेकिन इसमें कामयाबी अभी तक नहीं मिली थी उसे। मगर फिर भी कुछ चीजें थी जिसे वह खाने पीने के लिए इस्तेमाल में ले रहा था, ओस का पानी और नारियल। अब काफी रात हो चुकी थी। ऐसे ही एक रात उसे टापू पर कुछ ही दूरी पर कोई शिप गुजरता दिखाई पड़ता है।
जो समुंदर में था। चेतन के अंदर यहाँ से निकलने की एक आशा की उम्मीद जगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ जहाज तक नहीं पहुँच सकती थी। चेतन लाइट जलाकर इशारा करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना नामुमकिन था। सुबह होने पर चेतन फैसला करता है कि उसके पास जो एयरबोट है जिसमें बैठकर वह टापू तक पहुंचा था, उसी की मदद से वह वहां से निकलेगा, क्योंकि चेतन को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई नहीं है और कोई उसे लेने के लिए नहीं आने वाला। चेतन एयरबोट की मदद से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनका सामना होता है बड़े बड़े लहरों से। लहरें चेतन को समुद्र में आगे बढ़ने नहीं देती, बल्कि वे लहरें वापस धक्का देकर टापू की तरफ कर देती थी। इसी दौरान उसके पैर में गंभीर चोट भी लग चुकी थी, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा था और अब चेतन वापस टापू पर आ चुका था। इसी बीच रात को बारिश भी हो जाती है, जिससे बचने के लिए चेतन वहां के एक गुफा में चले जाते हैं। रात को टॉर्च जलाकर चेतन गुफा में ही सो जाते। सुबह उठकर देखते हैं तो टॉर्च की सेल खत्म हो चुकी थी और अब चेतन के लिए रोशनी के लिए कुछ नहीं था। ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे वह आग जला सके। इसलिए वह उन सब बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स कंपनी के बॉक्सेस तैरते हुए किनारे पर आए थे। एक एक करके सारे बॉक्सेस को खोलते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें मिलती, मगर उसमें से कुछ ही थी जो काम की थी। जिसमें से एक मिले थे जूते, जिसके नीचे नुकीले धारदार ब्लेड लगे हुए थे। उसी की मदद से चेतन नारियल को अब छील पा रहे थे। अब उसी का हेल्प लेकर लकड़ी को छीलकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वे मछलियां और केकड़े दोनों को पकड़ पा रहे थे। चेतन को केकड़े तो पहले भी किनारे पर मिल जाते थे, लेकिन मछलियों को पकड़ना नामुमकिन सा था। अब समस्या यह थी कि वह केकड़े को कच्चा तो खा नहीं सकता था, इसलिए अब आग की जरूरत थी। आग को जलाने की काफी कोशिश करता है चेतन, जिसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन आग जलाने में चेतन को कामयाबी अभी तक नहीं मिली थी। इस तरह से चेतन बहुत गुस्सा हो चुका था, मगर हार नहीं मानता। आग को जलाने का एक दूसरा तरीका निकालता है। दो लकड़ियों को आपस में घिसता है, जिससे इस बार आग जल जाती है। अपनी इस कामयाबी से चेतन इस टापू पर पहली बार इतना ज्यादा खुश हुआ था। इससे पहले इतना खुश कभी नहीं था। इसी बीच वहाँ पर जो सामान पड़ा था, उन्हीं में से एक फुटबॉल भी था और उस फुटबॉल पर खुद चेतन का ही खून लगा हुआ था। चेतन उस पर आँख नाक बिल्कुल इंसान के चेहरे का शेप दे देते हैं और उस बॉल पर विवेक लिखा हुआ था, इसलिए वह उसे विवेक बुलाया करते थे। चेतन उस बॉल से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वह उसका एक अच्छा दोस्त हो। इस तरह इस टापू पर अब उसका एक दोस्त भी बन चुका था, वह फुटबॉल। मगर चेतन को एक चीज तकलीफ दे रही थी, वह था उसका दांत। उसके दांत का दर्द बहुत पहले से था, मगर वह हमेशा से डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। लेकिन अब उसे किसी भी तरह से तोड़ना था अपने दांत को। आखिर में अपने दांत को तोड़ भी देता है, जिससे वह हो जाता है बेहोश। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ चुका था। अब चेतन को उस टापू पर रहते हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में चेतन का पूरा हुलिया बदल चुका था। पहले मोटा था, अब काफी पतला हो चुका था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, उसके बाल बड़े बड़े थे। चेतन अब टापू पर रहना पूरी तरह से सीख चुका था। वह दूर से ही लकड़ी फेंककर मछली पकड़ना सीख चुका था। चेतन टापू के वातावरण और यहाँ की चीजों को पूरी तरह से समझ चुका था, इनमें घुल मिल चुका था। इन 4 सालों में उसका दोस्त विवेक, अब वह भी उसके साथ है, यानी वह बॉल। दोनों की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। चेतन हमेशा विवेक से ही बातें करता रहता था। एक सुबह चेतन मछली खा रहा था, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ी। जब भागकर वहां पहुंचता तो देखता कि वहां पर स्टील की एक सीट पड़ी हुई थी। इसी से उसे एक आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से टापू से निकल सकता हूँ, क्योंकि इस टापू से आगे निकलने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी वह थी समुद्र की लहरें। जब चेतन समुद्र में आगे जाने की कोशिश करता, लहरें उसे वापस भेज देती थी। यही वजह थी सालों से चेतन टापू से निकल नहीं पाया है। इसलिए वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ को काटकर उसकी मदद से एक बेड़ा बनाता है। पर बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, इसलिए तय करता है जब हवा का रूप बदलेगा तब वो यहाँ से निकल जाएगा। उसे जो सीट मिली थी वह उसे हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा, ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके, जिसका इस्तेमाल पहले के लोग जहाजों में पर्दा लगाकर किया करते थे हवा का रूप बदलने के लिए। चेतन अपने दोस्त विवेक को बेड़े में लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे चलकर उन्हें समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चेतन हर लहरों को पार करके आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन चेतन के मन में यह भी चल रहा था कि अनंत सागर को पार करके उसे जमीन मिलेगी या फिर नहीं। मगर अब टापू छोड़ चुका है, उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी थी कि अब वो घर पहुंच जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था। समुद्र में उसे बारिश, तूफान और न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि खाने के लिए मछली पकड़ लेता था और पीने के लिए बारिश का पानी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे चेतन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दोस्त विवेक, जो एक फुटबॉल है, वो पानी में बहने लगा और जब तक चेतन को पता चला विवेक उससे काफी दूर जा चुका था। चेतन फिर भी पानी में उतरकर उसे लाने की कोशिश करता है, मगर इसमें चेतन कामयाब नहीं रहा।
वापस अपने बेड़े में आकर चेतन बहुत रोता है, क्योंकि विवेक ही था जिससे वह 4 सालों से बातें किया करता था। विवेक उसका बहुत अच्छा दोस्त था। यह बात अजीब जरूर थी, लेकिन चेतन के लिए विवेक एक बॉल नहीं था। वह पिछले 4 सालों से उससे बातें कर रहा था, इसी वजह से वह उससे इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था। और अब कुछ दिनों बाद चेतन पूरी तरह से टूट चुका था, थक चुका था। तभी उसके पास से एक कार्गो की शिप गुजरती है। शिप के लोग उससे देख लेते हैं और ले जाते हैं बचाकर। लेकिन जब घर वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्त और बाकी लोग उसे मरा समझ चुके थे, और उसकी दोस्त कविता, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह भी उससे बहुत प्यार करती थी, अब उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी। चेतन कविता से मिलते हैं, उसे उसकी घड़ी वापस कर देते हैं जो 4 साल पहले उसने गिफ्ट पर दिया था। क्योंकि वह घड़ी कविता की खानदानी घड़ी थी, इसलिए चेतन कहते हैं परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए। कविता अब भी चेतन से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका एक परिवार हो चुका है। वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती थी। चेतन भी नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार को छोड़े। अगले दिन चेतन अपने दोस्त के साथ बैठा था, बहुत ज्यादा दुखी था। बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर गया होता या आत्महत्या कर लेता। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने एक रस्सी बनाई और फांसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन चेतन ऐसा नहीं कर पाया। वह बस कविता के लिए जीवित रहना चाहता था। मगर अब वह वापस आकर भी कविता को खो चुका है। लेकिन जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही होता है। हम देखते हैं कि चेतन के पास एक पैकेट है जिसे वह उस आइलैंड से बचाकर लाया था। जब उनका जहाज डूबा था तो बहुत सारे पैकेट किनारे पर आए थे, और उसमें से एक पैकेट वह आज भी अपने साथ लिया था, जिस पर पंख बने हुए थे। वह आइलैंड पर ही सोच लिया था कि वह इस पैकेट को वापस जाकर डिलीवर जरूर करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि वो अपने काम को लेकर कितना लॉयल है। मगर 4 साल बाद भी वह उस पैकेट को वापस डिलीवर करने के लिए जाता है उस जगह पर, उसके एड्रेस पर। मगर वहाँ पर कोई नहीं था। दरवाजे पर ही पार्सल रखकर एक चौराहे पर जाकर खड़ा था, क्योंकि उसे तय करना था कि अब उसे किस रास्ते पर जाना है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पहुँचती है, और वह पार्सल उसी लड़की का था। इसी बीच हम रिमाइंड करके देखते हैं तो पता चलता है कि जब चेतन पार्सल रखने के लिए गए थे तो उस लड़की के गेट पर 2 लोगों का नाम लिखा था। एक उसका था और उसके एक पार्टनर का, मगर पार्टनर का नाम अब हट चुका था। यानी जिस तरह चेतन कविता को खोया है, उसी तरह वह लड़की अपने पार्टनर को खो चुकी है। यह देख चेतन मुस्कुराता है, जैसे उसे पता चल चुका है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।